हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 473 एंड सेक्शन नंबर 474 ऑफ बीएनएसएस। सेक्शन नंबर 473 ऑफ बीएनएसएस टॉक्स अबाउट पावर टू सस्पेंड और रेमिट सेंटेंसेस। सस्पेंड का मतलब तो पता है कि कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया, टेम्पररी पीरियड के लिए। बट रेमिट का मतलब क्या होता है? रेमिट का मतलब ये होता है कि आपने कैंसिल कर दिया है क्या पनिशमेंट या सेंटेंस को कैंसिल कर दिया गया। सो सबसेक्शन 1 सेज व्हेन एनी पर्सन हैज बीन सेंटेंस्ड टू पनिशमेंट, जब किसी पर्सन को पनिशमेंट दिया गया है किसी ऑफेंस के लिए, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कौन करेगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, किसी भी समय पर एट एनी टाइम विदाउट कंडीशंस और अपॉन एनी कंडीशंस, वो कंडीशंस लगा भी सकती है या कंडीशंस नहीं भी लगा सकती हैं, विच द पर्सन सेंटेंस्ड, जो जिस पर्सन को सेंटेंस किया गया यानी कि जो ऑफेंडर है, जो कन्विक्ट है, अगर वो एक्सेप्ट करता है उन कंडीशंस को, तो सस्पेंड कर दिया जाएगा उसका एग्जीक्यूशन, सेंटेंस का एग्जीक्यूशन। ये रेमिट कर दिया जाएगा पूरे, या तो आप सेंटेंस को, पनिशमेंट को रेमिट कर दो, या उस सेंटेंस का, उस पर्टिकुलर पनिशमेंट का कुछ पार्ट को रेमिट कर दो। इतनी पूरी अगर सेंटेंस मिली है तो चाहे तो इस पूरी सेंटेंस को रेमिट कर दिया जाए, या सिर्फ इतनी को रेमिट किया जाए और इतनी दे दी जाए। तो ये दोनों चीजें करी जा सकती है, ठीक है। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है? whenever an application is made to the appropriate government for the suspension or remission of a sentence, कह रहा है जब कोई एप्लीकेशन लगाई गई है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास सेंटेंस को सस्पेंड करने की या रेमिट करने की, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे रिक्वायर द प्रिसाइडिंग जज ऑफ द कोर्ट बिफोर और बाय विच द कन्विक्शन वाज हैड और कंफर्म्ड टू स्टेट हिज ओपिनियन। भाई जाहिर सी बात है ना, सेंटेंस दी किसने है? जज ने दी है, प्रिसाइडिंग जज ने दी है। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उनका ओपिनियन तो मांगेगी, उनसे कहेगी कि आप लिख करके बताइए किस तरीके का ऑफेंस था, कितनी ग्रेविटी से उसने किया, कितना हीनियस क्राइम था। उसके बाद ही सारी चीजें डिसाइड, उसके बाद मतलब बेसिकली उसके बाद अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि ये बंदा रेमिशन सस्पेंशन के लायक है भी या नहीं है, ठीक है। सो द प्रिसाइडिंग जज ऑफ द कोर्ट बिफोर और बाय विच द कन्विक्शन वाज हैड और कंफर्म टू स्टेट हिज ओपिनियन एज टू वेदर द एप्लीकेशन, मतलब इस एप्लीकेशन को ग्रांट करना चाहिए या रिफ्यूज कर देना चाहिए, टुगेदर विद हिज रीजंस फॉर सच ओपिनियन। वो भाई जो भी ओपिनियन देंगे, जो भी कहेंगे, उसके लिए अपने रीजंस भी रिकॉर्ड करेंगे। कौन? जज अपना रीजन भी रिकॉर्ड करेंगे कि क्यों वो ऐसा कह रहे हैं। अगर वो एक्सेप्ट, अगर वो ग्रांट कहते, अगर वो जज कह रहे हैं कि वो ठीक है, इनको ग्रांट कर दीजिए आप सस्पेंशन एंड रेमिशन, तो वो कौन से बेसिस पे ये सारी बातें कह रहे हैं। और अगर वो कह रहे हैं कि रिफ्यूज कर दीजिए ऐसी एप्लीकेशन को, तो वो कौन से बेसिस पर कह रहे हैं। एंड ऑल्सो टू फॉरवर्ड विद द स्टेटमेंट ऑफ सच ओपिनियन अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द ट्रायल और ऑफ सच रिकॉर्ड देयर ऑफ एग्जिस्ट। अभी तक जो भी अभी तक हमने जो भी देखा दो सबसेक्शन में, वो समझ में आया? अभी बस हमने इतनी बात देखी है कि सबसेक्शन 1 में ये कहा गया है कोई भी पर्सन किसी ऑफेंस के लिए अगर उसको सेंटेंस किया गया है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास जाकर के एप्लीकेशन लगाएगा कि भाई हमारी जो है एक जो सेंटेंस की एग्जीक्यूशन है, चाहे इसको सस्पेंड करा जाए या पूरा पूरा रेमिट रेमिट किया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है वो जज का ओपिनियन लेगी और जज अपना ओपिनियन वगैरह रिकॉर्ड करके उनको भेजेंगे। सबसेक्शन 3 देखो क्या कह रहा है। तो असल में मेरे माउस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस वजह से ऊपर नीचे नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगी इसको, एकदम से कर रही हूँ तो सारा नीचे हो जा रहा है टच पैड से, अगर मैं लैपटॉप की कर रही हूँ तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। अगर अगर ऐसा हो जाए तो वैसे मैं कोशिश करूंगी कि ना हो, ठीक है। सबसेक्शन 3 सेज इफ एनी कंडीशन ऑन विच अ सेंटेंस हैज बीन सस्पेंडेड और रेमिटेड इज इन द ओपिनियन ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नॉट फुलफिल्ड। भाई कोई जैसे भी हमने सबसेक्शन 1 में देखा कि कंडीशन लगाई जाएगी, अगर वो एक्सेप्ट करता है तो भाई उसका जो भी सेंटेंस का एग्जीक्यूशन है उसको सस्पेंड या रेमिट कर दिया जाएगा। अब मान लीजिए उसने कंडीशन उस वक्त एक्सेप्ट कर ली थी क्योंकि भाई भाई साहब को जाना था बाहर, छूटना था उससे, तो अब उसने उस वक्त एक्सेप्ट कर दी, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसने फुलफिल नहीं करी। एक्सेप्ट तो कर ली बट फुलफिल नहीं करी, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैंसिल कर सकती है। लॉजिक है, ऑब्वियसली कैंसिल कर देगी सस्पेंशन एंड रेमिशन को, एंड देयर अपॉन द पर्सन इन हुज फेवर द सेंटेंस हैज बीन सस्पेंडेड, जिसको ये मतलब दिया गया था, सस्पेंड किया गया था या रेमिट किया गया था, उसको अरेस्ट किया जाएगा बाय एनी पुलिस ऑफिसर। कोई भी पुलिस ऑफिसर कर सकता है, विदाउट वारंट करेगा, ये बात ध्यान रखना, विदाउट वारंट करेगा, एंड रिमांडेड टू अंडरगो द अनएक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ द सेंटेंस। जो पोर्शन आपका एक्सपायर नहीं हुआ, यानी कि जो बचा हुआ, जो रिमेनिंग है, अगर ये सीधा लिखते तो भी समझ में आता, जो रिमेनिंग पार्ट है उसको वो भुगतना पड़ेगा उसको सेंटेंस का। सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है? द कंडीशन ऑन विच अ सेंटेंस इज सस्पेंडेड, जिस भी कंडीशन पर उस पर्टिकुलर सेंटेंस को सस्पेंड या रेमिट किया गया था इस सेक्शन के अंदर, मे बी वन टू बी फुलफिल्ड बाय द पर्सन इन हुज फेवर सेंटेंस इज सस्पेंडेड और रेमिटेड और वन इंडिपेंडेंट ऑफ हिज विल। बेसिकली सिर्फ इतना से
यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, सिर्फ इतनी बात कही है सबसेक्शन 4 में कि सस्पेंड या रेमिट अगर किया गया है उस पर्सन के फेवर में, अगर ये बात करी गई है तो उसको कंडीशन फुलफिल करनी होगी, ठीक है। सबसेक्शन 5 देखो तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बाय जनरल रूल्स और स्पेशल ऑर्डर्स डायरेक्शंस देंगे, गिव डायरेक्शंस एज टू सस्पेंशन ऑफ सेंटेंसेस एंड द कंडीशंस ऑन व्हिच पिटीशन शुड बी प्रेजेंटेड एंड डेल्ट विद, ठीक है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जनरल या स्पेशल ऑर्डर से ऐसा डायरेक्शंस देंगे कि मतलब किस तरीके से सस्पेंशन होगा, रेमिशन किस तरीके से होगा, वो सारा कंडीशंस वो बताएंगे। प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ एनी सेंटेंस अदर देन सेंटेंस ऑफ फाइन, अगर फाइन का सेंटेंस दिया तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, फिर से पढ़ेंगे। प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ एनी सेंटेंस पास्ड ऑन अ पर्सन अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 ईयर्स से अबव का अगर बंदा है, नो सच पिटीशन बाय द पर्सन सेंटेंस्ड or by any other person on his behalf shall be entertained unless the person sentenced in the jail, अगर 18 साल से ऊपर का बंदा है तो हम उसकी ये पिटीशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? जब तक कि where such petition is made by the person sentenced, अगर उसने खुद ने वो पिटीशन करी है, it is presented through the officer in charge of the jail, और उसको प्रेजेंट किया गया है जेलर के थ्रू, ठीक है। और where such petition is made by any other person, किसी दूसरे पर्सन ने पिटीशन करी है उसके बिहाफ पर, it contains a declaration, और वो एक उस पर जिसने भी पिटीशन करी है उसमें एक डिक्लेरेशन लगाना पड़ेगा, कौन से पर्सन का, जो जेल में है, यानी कि जो ऑफेंडर है या जो कॉन्विक्ट है आप कह सकते हो, ठीक है। अनलेस द पर्सन सेंटेंस्ड इन जेल एंड, ये दोनों कंडीशंस है फुलफिल होनी चाहिए। फिर उसके बाद सबसेक्शन 6 क्या कह रहा है, द प्रोविजंस ऑफ द अबव सबसेक्शंस, the provisions of the above subsections shall also apply to any order passed by a criminal court, ये अगर कोई ऑर्डर पास किया गया है क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा उस पर भी अप्लाई हो करेगा, which restricts the liberty of any person or imposes any liability upon him or his property। फिर सबसे अब इसके जो बाकी के जो सबसेक्शंस है ना, लास्ट के जो सबसेक्शंस है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ऊपर जो सबसेक्शंस है क्योंकि वहां पे पूछा जाता है कौन सस्पेंड या रेमिट करता है, जज का ओपिनियन लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, ये सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाती है। हालांकि पूरा है जो ये सेक्शन है, ये वाले जो पार्ट है ना, जनरली मेंस में पूछा जाता है ये वाला सेक्शन, तो प्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अब हम पढ़ रहे हैं फॉर द सेक ऑफ बीएनएसएस तो हम पढ़ेंगे जो जो इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। बेसिकली जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट, मेंस की पढ़ाई मैं आप लोगों को यहाँ पर यूट्यूब पे नहीं करा सकती हूँ, बहुत टाइम चाहिए होता है और एक एक पॉइंट में अंदर घुस के बताना जरूरी होता है वहां पर, लेकिन यहाँ पर मैं आई कांट टीच, बहुत ज्यादा टाइम उसके लिए चाहिए, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है वो प्रोसेस, तो इस वजह से हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्री की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं कि प्री की प्रिपरेशन और साथ साथ आपका एलएलबी का जो है एग्जाम, सेमेस्टर का एग्जाम निकल जाए, दैट इज इनफ। अगर आप ये क्लासेस देखते हो तो आपका ये आराम से हो जाएगा, ठीक है। देखो सबसेक्शन 7 क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे कि हाँ आपको ये तो पता होगा कि सेक्शन में क्या दे रखा है, ठीक। इन दिस सेक्शन एंड इन सेक्शन 474, ये नीचे वाले सेक्शन की बात कर रहा है, एक्सप्रेशन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, उन्होंने बताया अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगा, तो कह रहा है इन केसेस वेयर द सेंटेंस इज फॉर एन ऑफेंस against or for the order referred in subsection 6 is passed under any law relating to which the executive, भाई देखो जहां पर यूनियन, बार बार अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन वही बता रखी है, किसी भी आप लॉ में पढ़ोगे, किसी भी एक्ट में पढ़ोगे, तो कह रहे हैं जहां पर एग्जीक्यूटिव की पावर एक्सटेंड करती है यूनियन की, जहां पर यूनियन की पावर एक्सटेंड करती है वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और जहां पर स्टेट की पावर एक्सटेंड करती है वहां पर स्टेट गवर्नमेंट है, सीधी सी बात है, मतलब इन अदर केसेस में वहां पर स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगी। अब देखो सेक्शन नंबर 474 क्या कर रहा है, कम्यूट करने का क्या मतलब होता है, पावर टू कम्यूट सेंटेंस, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सेंटेंस का जो है सेंटेंस चेंज करी जा रही है, यानी पहले कुछ और थी बाद में कुछ और दी जा रही है। सो द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बगैर इस बंदे की कंसेंट लिए जिसको सेंटेंस किया गया है, ये पूछा जाता है कभी कभी कि उसकी कंसेंट लेंगे कि नहीं लेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कॉन्विक्ट की कंसेंट नहीं ली जाएगी, ठीक है, उसकी कंसेंट नहीं ली जाएगी। कम्यूट कर सकते हैं सेंटेंस ऑफ डेथ को एलआई में कन्वर्ट कर देंगे, कम्यूट को आप कन्वर्ट से याद रख सकते हो, ये तो याद रहेगा ना, कन्वर्जन हो सकता है सेंटेंस का, कम्यूट कन्वर्ट दोनों इसी से कम्यूट कन्वर्ट, ठीक है। सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का है तो उसको 7 साल तक की सजा हो सकती है मैक्सिमम, अगर इम्प्रिजनमेंट 7 साल या उसके ऊपर का है तो मतलब अगर जो सजा मिली थी, ओरिजिनल जो ऑफेंस था वो 7 साल या 7 साल से ऊपर की उसको सजा मिली थी, लेकिन इसको कम्यूट करके 3 साल तक का किया जा सकता है। एक सेकेंड, फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 3 इयर्स, यानी कि 3 साल तक का तो मिलेगा ही, नॉट लेस देन है ना, नॉट लेस देन है, यहाँ पर भी नॉट लेस देन 7 ईयर्स है, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। फिर सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, मान लीजिए किसी भी इम्प्रिजनमेंट की फॉर लेस देन 7 ईयर्स, यानी कि 7 साल
से कम की अगर सजा मिली है तो फाइन के लिए कम्यूट, ये याद रखना, ये जो स्लैब बता रही हूँ मैं इसको याद रखना, ठीक है। अभी तक हालांकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ से ज्यादा सवाल बने, लेकिन बन सकते हैं, पूछ सकते हैं कि डेथ को किस में कम्यूट कर सकते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट को किस में कम्यूट करेंगे, 7 साल से ऊपर की मान लीजिए सजा मिली थी उसको किस में कम्यूट करेंगे, तो ये ध्यान रखना। सेंटेंस ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट, मान लीजिए रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिली है तो उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है किसी भी, मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल इनके कहने का ये क्लॉज ई में मतलब ये है कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट मान लीजिए 3 साल की अगर मिली थी तो उसको कन्वर्ट किया जा सकता है सिंपल इम्प्रिजनमेंट में जो कि 3 साल की हो, ठीक है। रिगरस को सिंपल में कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर से एक बार रिवाइज कर ले, 474 में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बगैर कॉन्विक्ट का जो जिस पर्सन को सेंटेंस किया गया है उसकी कंसेंट लिए बगैर कम्यूट कर सकती है, एक डेथ के सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट कर सकती है, अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो 7 साल में कम्यूट कर सकती है। अपने ना बेयर एक्ट में जहां पर ये सेक्शन है वहां पर जिस तरीके से मैंने लिखा है उसी तरीके से लिख लीजिए तो याद रहेगा। अगर आप एकदम से मतलब नहीं भी अगर पूरा पैराग्राफ पढ़ना चाहते हो, पूरा सेक्शन पढ़ना चाहते हो तो वो भी देख लोगे तो चल जाएगा, ठीक है। और 7 साल या 7 साल से ज्यादा की अगर सजा है तो 3 साल तक का तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये नॉट लेस मतलब इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म नॉट लेस देन 3 ईयर्स, 3 साल तक का तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर अगर 7 साल का है, सॉरी लेस देन 7 ईयर्स है तो फाइन के लिए उसको कम्यूट किया जा सकता है, और अगर रिगरस इम्प्रिजनमेंट है किसी भी टर्म के लिए तो उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट या कन्वर्ट किया जा सकता है। सो आई रियली होप आप लोगों को ये दोनों सेक्शन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।